वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर को डिस्कस किए थे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का सबसे बड़ा डिमेरिट है आपका कि इसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। ठीक है, क्योंकि एक पल्स एक एक कंप्लीट साइकिल में एक ही पल्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज और करंट मिलता है, इसी वजह से। ठीक है, हम लोग बाकी आगे उसका जो आप बोल सकते हैं कंपैरिजन ऑफ ऑल द फुल वेव, हाफ वेव, फुल वेव, थ्री फेज, इसको हम लोग बाद में परफॉर्मेंस पैरामीटर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग फोकस कर रहे हैं सर्किट पर। ओके, सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले पल्स वेव क्या है। नंबर ऑफ लोड करेंट और नंबर ऑफ लोड करेंट और वोल्टेज, basically load voltage pulse in a one complete cycle of AC voltage is known as a pulse। तो हाफ वेव में जैसे मैंने बताया कि एक कंप्लीट साइकिल में एक वेव फॉर्म एक पल्स मिलता था, पॉजिटिव साइकिल में मिलता था, नेगेटिव साइकिल में नहीं मिलता था। इसीलिए इसे सिंगल पल्स, सिंगल फेज वन पल्स रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, फुल वेव को आप लोग आगे चल के देखोगे कि फुल वेव में एक कंप्लीट साइकिल में दो पल्स मिलता है, इसी वजह से इसे टू पल्स, सिंगल फेज टू पल्स रेक्टिफायर बोलते हैं। नॉर्मली सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में हमारा सबसे पहला मिड पॉइंट रेक्टिफायर आता है, उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर आता है। मिड पॉइंट रेक्टिफायर में का एडवांटेज है, इसमें दो डायोड होते हैं। बट इसमें जो डायोड होते हैं, इट इज ऑफ हाई कॉस्ट बिकॉज इट्स पीक इनवर्स वोल्टेज इज लार्ज एज कंपेयर टू ब्रिज रेक्टिफायर। बट ब्रिज रेक्टिफायर में क्या है, चार डायोड होते हैं और चारों डायोड मिड पॉइंट रेक्टिफायर की तुलना में कॉस्ट कम कॉस्ट के होते हैं। इसका रीजन ये है कि इनकी पिक इनवर्स वोल्टेज रिलेटिवली लो होती है। ठीक है, दोनों ही रेक्टिफायर एक्सटेंसिवली यूज्ड होता है इंडस्ट्रीज में। ठीक है, दोनों की परफॉर्मेंस भी एकदम सेम है, सब चीज सेम होती है। स्लाइटली कुछ डिफरेंस को छोड़कर बाकी मैक्सिमम चीजें दोनों का सेम रहता है। ठीक है, और दोनों ही इक्वली इक्वली आपका ही इम्पोर्टेंट है और इक्वली यूज होता है इंडस्ट्रीज में। ठीक है, चलिए बाकी कंपैरिजन, जो परफॉर्मेंस कंपैरिजन देखेंगे ना, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो हम लोग और बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और हम लोग दोनों के बीच में और भी अगर कुछ डिफरेंसेस है उसको हम लोग नोट नोट करेंगे। बट फिलहाल मेन डिफरेंस ये है कि इसमें दो डायोड यूज होता है मिड पॉइंट में, और ब्रिज में चार डायोड होता है। और पिक इनवर्स वोल्टेज जो होती है इस मिड पॉइंट रेक्टिफायर में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्रिज रेक्टिफायर। चलिए हम लोग मिड पॉइंट रेक्टिफायर को आगे डिस्कस करते हैं। इधर हम लोग ने लोड लिया है आर या आर एल। सो हम लोग मोर इंटरेस्टेड रहेंगे कंटिन्यूस वेव फॉर्म में। ठीक है, एंड रादर देन द फर्स्ट वेव फॉर्म। फर्स्ट वेव फॉर्म जैसे ऑन करेंगे सर्किट को, तो जो पहला वेव फॉर्म मिलेगा वो फर्स्ट वेव फॉर्म होता है। बट उसके बाद वो कंटिन्यूस वेव फॉर्म मिलता है, मतलब एक देखिए, अगर देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट वेव फॉर्म यहाँ से यहाँ तक हुआ। उसके बाद ये सेकेंड है, सेकेंड में हमें रेगुलर वेव फॉर्म मिलता है। तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द रेगुलर वेव फॉर्म रादर देन द फर्स्ट वेव फॉर्म। ठीक है, इस पॉइंट को मैं आगे समझाऊंगा आपको। जैसे ये देखिए सर्किट है, सर्किट में हमने क्या किया है, एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लिया है 1:2 रेशियो का। मैंने सप्लाई वी एस इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी दी है। और दो डायोड हमने लिया है D1 और D2 थ्रू द लोड। दिस लोड कैन बी रेजिस्टिव, इट कैन बी अरल लोड। ओके, स्लाइटली डिफर करता है, बाकी सब चीज सेम रहता है। Now, let me annotate it, easy to explain. So, इस जगह पे just see one minute. Will not be. Yes, that is quite good. So, वेवफॉर्म को हम लोग एक्सप्लेन यहाँ पे समझेंगे। इस जगह पे देखिए ये डायोड है D1 और D2। ठीक है, तो जब ये ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to π, तो 0 to π में ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, ये मेरा नेगेटिव रहेगा। सेम टर्मिनल विल बी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल। सो O terminal is at higher potential at than O,
but O is at the higher potential with respect to B. Okay, this is the case when the supply is at the 0 and pi during the interval 0 to pi. So in that case, which diode will be in forward biased? Basically, D1 will be in forward biased and D2 will be in reverse biased. So reverse biased is, that's why D2 कभी भी conduct नहीं कर सकता है, D1 will conduct and current will flow in this direction. इस डायरेक्शन में करंट मेरा फ्लो करेगा और आउटपुट वोल्टेज है दैट विल बी इक्वल टू दिस वोल्टेज। सो दिस वोल्टेज 1:2 का रेशियो है, तो ये Vs है, तो ये टोटल ए बी क्या होगा, 2Vs होगा, तो AO क्या होगा, Vs होगा। तो सप्लाई वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू Vs। ये Vs के इक्वल मिल गया, ठीक है, Vs वोल्टेज मिल गया। नेक्स्ट VD1, so VD1 will be 0 because उसके VD1 is in conductance state, कंडक्ट कर रहा है इसलिए इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। और चूंकि V2 कंडक्ट नहीं कर रहा है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, इस दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज क्या होगा ना, ये कैथोड टर्मिनल की जो वोल्टेज है, दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस हो जाएगा, दिस प्लस एंड दिस इज एट दिस माइनस। So this anode is at lower potential with respect to cathode by amount 2Vs. That's why 2Vm इसमें पिक इनवर्स वोल्टेज लगेगा, ठीक है। नाउ मैंने ये कर्व क्या बनाया है, देखिए कर्व मैंने बनाने का यहाँ मकसद ये है कि स्टार्टिंग में करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 and it will go on increasing till it reaches the saturated value। सैचुरेटेड वैल्यू होके उसका तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे से आगे हम लोग देखेंगे कि क्यों कांस्टेंट रहता है। फिलहाल ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे 0 से। ये पार्ट मैंने रेगुलर वेवफॉर्म को मेंशन करके दिखाने की कोशिश किया है। मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन मोर इन द रेगुलर वेवफॉर्म, ठीक है। हम लोग रेगुलर वेवफॉर्म पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है rather than the first waveform। So actually this is the मैं ये मेंशन जो करने का कोशिश किया है इस जगह पे, ये रेगुलर वेवफॉर्म है rather than the first waveform, ठीक है। एक्चुअली एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता है, फिर तीसरा दूसरा साइकिल जो यहाँ से स्टार्ट होगा ये स्ट्रेट लाइन होगा rather than फर्स्ट वेवफॉर्म में स्टार्ट करेगा 0 से। फर्स्ट वेवफॉर्म में स्टार्ट करेगा 0 से, सैचुरेट कर जाएगा उसके बाद, ठीक है। Now why it will start increasing, because ये इंडक्टिव अगर लोड है, रेजिस्टिव रहा तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन बनेगा, सॉरी ये रेजिस्टिव रहा तो ये पूरा इक्वल टू दिस I0 will be equal to V0 by R, ठीक है। अगर ये प्योर रेजिस्टिव रहा, I0 का वैल्यू क्या होगा, I0 will be equal to Vs, I0 will be equal to Vs होगा, ठीक है। अगर ये प्योर रेजिस्टिव रहा तो इसकी वेवफॉर्म जस्ट लाइक आपका V0 की तरह होगी। अगर ये RL लोड है तो उस केस में ये कांस्टेंट वैल्यू होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सैचुरेट हो गया, स्टार्ट करेगा 0 से, इसका एक बार सैचुरेट कर लिया उसके बाद ये कभी डाउन ही नहीं होगा। क्यों नहीं डाउन होगा इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ तक ये क्लियर है 0 टू पाई तक ना। उसके बाद अभी क्या होता है, जैसे ही ये पोलरिटी चेंज करता है, दैट इज इन द इंटरवल पाई टू 2 पाई, पाई से 2 पाई के बीच में ये बन गया, ये ये बन गया, सॉरी this is become plus, this is minus, this is plus, and this has become minus. Now in that case, this diode will be in forward bias and this diode will come in a reverse bias. Now देखिए current already इस direction में flow कर रहा था, let this point be F point,
ओके, सो ये ऑलरेडी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था F2O, जब ये D2 ऑन होगा तब भी करंट की डायरेक्शन सेम होगी इन द इंटरवल इस डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई करंट विल मेंटेन इट्स डायरेक्शन, करंट तो मेंटेन करेगा डायरेक्शन अपना, ठीक है, current will already maintain its direction, and that's why current will not decay and current will starts जब सैचुरेट होकर जो वैल्यू अटेंड कर लिया वो मेंटेन करेगा, और आउटपुट वोल्टेज जो होगा अगेन ये Vs होगा, क्योंकि आप फिर से सप्लाई Vs लोड वोल्टेज इक्वल टू Vs हो गया, फिर से ये Vs मिला। देखिए पोलरिटी कहीं नहीं चेंज कर रहा आउटपुट वोल्टेज का, पहले ये प्लस है, पहले भी ये प्लस था ये माइनस था, जब D1 कंडक्ट कर रहा था उस केस में भी माइनस था, और जब D2 कंडक्ट कर रहा तभी ये प्लस है ये माइनस है, इसका मतलब पोलरिटी कभी भी चेंज नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई in the second negative first negative cycle also D2 will conduct and the voltage will be up and the current will maintain its direction, rather याद रखिए अगर ये प्योर रेजिस्टिव रहेगा तो ये पूरा इसके इक्वल होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है, जस्ट इक्वल टू सप्लाई V0 by R will be equal to V0 by R जो होगा that will be equal to आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करेंट, ठीक है, सेम देखिए VD जब D2 कंडक्ट करेगा तो VD में डायोड 1 में भी रिवर्स वोल्टेज इक्वल टू 2Vs लगेगा, सो मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो गया 2Vm, इन दिस वे इट विल गिव द रिस्पॉन्स, ठीक है, सो इसमें TRR का जो वैल्यू हुआ, TRR का वैल्यू क्या है देखिए 2 पाई माइनस पाई, और बोथ डायोड विल बी सेम 2 पाई माइनस पाई बाई ओमेगा, so it is independent of load, nature of the load. Now we will go for the output voltage, so average voltage क्या होगा, सेम जो मैंने हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था सेम फॉर्मूला यूज यहाँ भी करना है, सो अभी इंटरवल 0 to पाई, पाई टू पाई दोनों में इक्वल वोल्टेज मिल रहा है ना, सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर बोथ सेम, सो मल्टीप्लाई 2 बाई 2, और एक टर्मिनल एक वैल्यू को ले लीजिए, सो 0 to पाई, पाई टू 2 पाई भी सेम होगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, सो Vm कॉमन लीजिए Vm बाई पाई, ना कॉस ओमेगा टी इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट विल भी साइन के इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, इसीलिए लिमिट को चेंज कर दिया माइनस हटाने के लिए, सो इट विल बी Vm बाई पाई, तो cos 0 माइनस cos पाई इट इज 2Vm पाई पाई, सो अब अगर आप कंपैरिजन कीजिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर से तो आपको दिखेगा कि वोल्टेज जो है ट्वाइस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, व्हाट अबाउट द एवरेज करेंट, स्टिल if it is a resistive load the value of the current will be V0 by R and the value will be 2 Im by pi, it's a constant value, just see it, okay, so average voltage constant हो गया, now what is the RMS value, RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज सेम फॉर्मूला हमने जो यूज किया था, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा, यू विल गेट, जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए Vm बाई √2 आएगा, दैट इज इक्वल टू Vs, सो RMS वोल्टेज जो इंक्लूडेड होगा उस फॉर्म में विल बी इक्वल टू Vs, RMS वैल्यू ऑफ करेंट विल बी लाइक दिस, अगेन पिक इनवर्स वोल्टेज जो मैंने जैसे पहले बताया इट विल बी 2 ऑफ Vm, सो कॉस्ट ऑफ पर डायोड विल बी high as compared to bridge rectifier, okay, so this is the analysis of circuit bridge midpoint rectifier circuit, this is very important, बस इसमें डिफरेंस ध्यान रखना है कि अगर ये रेजिस्टिव रहेगा तो इसका नेचर होगा जस्ट लाइक ऑफ V0, ओके, बट इफ इट इज ए इंडक्टिव RL लोड तो ये करंट क्या होगा, एक बार सैचुरेट करके इट विल नॉट डिटोरिएट, इट विल गो ऑन like this constant value,
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मिड पॉइंट रेक्टिफायर। मिड पॉइंट रेक्टिफायर भी इंडस्ट्रीज में काफी यूज किया जाता है, जस्ट लाइक ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, थैंक यू।